हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। इसमें एसएससी और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं जो एसएससी को फॉलो करते हैं उनके बारे में एक स्ट्रेटेजी बताऊँगा जो मैंने फॉलो की थी और मैंने सिलेक्शन लिए थे। एसएससी में भी लिए, डीएसएसबी में लिए, रेलवे में भी हुआ। तो इसी कड़ी में आगे चलेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे 4 साल के संघर्ष के जो एक्सपीरियंसेस थे उनके बारे में है। मैंने इंडिया के ऑलमोस्ट एक आईएएस का एग्ज़ाम, यूपीएससी का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम छोड़ के ग्रुप ए से लेके और चपरासी तक के सारे एग्ज़ाम दिए थे। अप्रॉक्स 150 प्लस एग्ज़ाम मैंने दिए। राजस्थान गवर्नमेंट के आरएएस से लेके नहीं और एलडीसी तक के सारे एग्ज़ाम दिए। कई जगह सेलेक्ट हुआ, राजस्थान पटवारी, राजस्थान बीडीओ, डीएसएसबी, दिल्ली हाई कोर्ट, एसएससी सिलेक्शन फेज 8, फेज 9 और सीएचएसएल, इन सब में, और डीआरडीओ में टाइपिस्ट। इन सब के बाद अभी करंटली मैं डीएसएसबी के थ्रू टेक्निकल डिपार्टमेंट दिल्ली में एक अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। तो ये मेरी एक ही तैयारी है। तैयारी हमेशा सिलेबस की जाती है, एग्ज़ाम की नहीं। मतलब आप सिलेबस पढ़ो और बस पेपर देने जाओ। सिलेबस इन द सेंस एक बार में सिलेबस एक ही चीज़ होती है। जैसे पॉलिटी पॉलिटी ही है, मैथ मैथ ही है, चाहे वो रेलवे में आए, चाहे एसएससी में आए, चाहे डीएसएसबी में आए, चाहे सिविल सर्विस के सीसेट एग्जाम में आए, चाहे राजस्थान के आरएएस के एग्जाम में आए, चाहे राजस्थान के पटवारी के एग्जाम में आए। ऊपर नीचे 19-20 फर्क होता है बस। तो उसी के बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे आज। तो वीडियो को अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं। और सोते ही जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो ये सब वीडियो देखने की भी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। चलिए, तो वीडियो को मैं आपके सामने बताता जा रहा हूँ कि कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, आप इससे संतुष्ट हो ना हो, ये आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो सकती है। एसएससी सीजीएल के बारे में बताता हूँ। सबसे रिपीटेड एग्ज़ाम यही है, इसी की आपको तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम इस बेस पे जितने भी आते हैं वो सारे फॉर्म भरने हैं जब एक लेवल तक आपकी तैयारी पहुँच जाए तब। तो एसएससी सीजीएल एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन है, आयोग है, जिसके थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी की सारी पोस्टें भरी जाती हैं मिनिस्ट्रीज़ की, जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ नहीं हैं उनकी। ऑटोनॉमस बॉडीज़ अपना एग्ज़ाम खुद कराती हैं, लाइक आईआईटी, एम्स, सीएसआईआर, जिसकी टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहता हूँ, और बहुत सारे ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं। जस्ट आईएएस से छोटी पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल। मतलब आप भी आगे चल के प्रमोट होंगे, वो ग्रुप ए में जहाँ पे आईएएस एंट्री करते हैं वहाँ तक आप प्रमोशन ले सकते हैं एसएससी के थ्रू। ठीक है। तो इसमें ग्रुप बी की पोस्ट भी होती है, ग्रुप सी की पोस्ट भी होती है। कुछ जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, और बहुत सारे लेवल 5 की पोस्ट हैं जिनमें ऑडिटर वगैरह हैं, सब ग्रुप सी की पोस्ट हैं। और कुछ और सीजीएल के बाद सीएचएसएल आता है। सीएचएसएल के थ्रू भी ग्रुप सी की पोस्टें भरी जाती हैं, उसमें ग्रुप बी की कोई पोस्ट नहीं होती है। एमटीएस भी ग्रुप सी की ही पोस्ट है। आप जब जॉब में आ जाएंगे तो आप जब एक्सपीरियंस वाले एग्जाम देंगे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार वाले, ये सब बड़ी बड़ी पोस्टों के, तो आप जब पढ़ोगे उसमें कि टाइप ऑफ पोस्ट कितने होते हैं, तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी नाम की कोई एग्जाम नहीं होती है। वो रेलवे में उसको ग्रुप डी बोला जाता है, लेकिन वो ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है। तो इसमें अब एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन फेज। सिलेक्शन फेज लोगों को फेज 6 या 7 के बाद से पता चला था। इससे पहले फेज आए थे, उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। अब फेज सिलेक्शन के भी बहुत सारे फॉर्म पहुंचते हैं लाखों में, पहले हज़ारों में फॉर्म नहीं पहुंच पाते थे। इसके बाद एसएससी सीजीएल में जो फेमस पोस्ट होंगी उनके बारे में बताएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी सीजीएल की ग्रेजुएशन रहती है। सीएचएसएल की जैसे कि इसका नाम ही हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम है तो 12th रहेगी। एमटीएस में 10th रहेगी। सिंपल, इसमें परसेंटेज का कोई मायने नहीं है। आपकी ग्रेजुएशन में बैक आई हो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि मेरी बैक आ गई थी, मैं बाद में फॉर्म भरने से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए 50%, 45% के साथ। डजेंट मैटर कि आप टॉपर हैं, आपके बैक आई, कोई मैटर नहीं करता। जैसे कि सीजीएल एक प्रेस्टिजियस और रेनाउंड एग्ज़ाम है सीजीएल का, जो सारे एसएससी वाले बंदे, रेलवे वाले बंदे और तमाम जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन यूपीएससी का मैक्सिमम कैंडिडेट सीजीएल का पेपर देता है। हालांकि वो बताते नहीं हैं लेकिन सब देते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, एक पोस्ट होती है। ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन ग्रेड पे सैलरी सब ग्रुप बी के बराबर है, और वेरी मोस्ट प्रायोरिटी वाली वैकेंसी है, मोस्ट डिमांडिंग वैकेंसी है। टॉप 10 में से टॉप 5 बंदे आईटीआई को लेते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को। उसके बाद इन्फोर्समेंट ईडी डिपार्टमेंट है, जो कि बहुत फेमस डिपार्टमेंट है। इसमें आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगते हैं इसी के थ्रू। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर लगते हैं। कस्टम्स में, एक्साइज एंड कस्टम्स में लगते हैं आप इसी के थ्रू। ठीक है।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, नारकोटिक्स में सब इंस्पेक्टर लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, एक्साइज इंस्पेक्टर, कैग में आप डबल एओ लगते हैं, जो कि अब बंद कर दी गई वैकेंसी है। 2016 में ये वैकेंसी ऐड हुई थी और अभी फिलहाल में बंद कर दी गई है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 2025 में, तब हो सके आने वाले समय में डबल एओ की दोबारा चालू हो जाए भर्ती। उसके बाद एक वैकेंसी होती है डिविजनल अकाउंटेंट। 2020-22 तक ये पोस्ट अंडर एस्टिमेटेड की जाती थी, लेकिन उसके बाद इसके बारे में लोगों को पता चला। तो ये एक ऐसी वैकेंसी होती है जो स्टेट में काम करते हैं ये बंदे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मोस्ट प्रोबेबिलिटी कैग के अंदर आते हैं, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे होते हैं जो स्टेट में बैठते हैं, जहाँ पर पीडब्ल्यूडी के जितने भी कार्य होते हैं, जितना पैसा सेंक्शन होता है, उन सब की मॉनिटरिंग करते हैं। और इनके साइन के बिना आप जेईएन आईएन ठेकेदार जितने पैसे होते हैं वो एक पैसा नहीं ले सकते। फिर ये सेंटर में जाके रिपोर्ट करता है कैग में कि भाई इतने पैसे यहाँ पे इस खर्च में लगे थे, आप सेंक्शन कर दीजिए। इसके बाद सैलरी आपकी जो रहेगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी सीजीएल की जो पोस्ट हैं 4200-4600 ग्रेड पे की, 4200 की सैलरी अभी 75,000 के आसपास बन रही है, 4600 की 90,000 के आसपास बन रही है एक्स सिटी में। तो इसमें सारा, और सैलरी टाइम टू टाइम वेरी करती है। सैलरी सीजीएल की सारी पोस्टों में ठीक है, अच्छी है, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम बुक में लिस्ट बताऊंगा, थोड़े वीडियो में डटे रहें। सैलरी हो गई बस। अब आप अगर मानस बना लिया है कि सीजीएल निकालना है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 8 से 9 महीने तैयारी करो, फुल डेडिकेटेड। ये मैं श्योर कह सकता हूँ कि सीजीएल में हो ना हो, लेकिन आप एक इंडियन गवर्नमेंट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी जरूर करोगे, क्योंकि सिलेबस आपका सीजीएल का कंप्लीट हो चुका है ना। तो 1-2 नंबर से आप सीजीएल में बार बार रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप दूसरी पोस्ट पर जरूर सेलेक्ट हो जाओगे। जैसे आईआईटीज़ में आती हैं, एनआईटीज़ में वैकेंसी आती हैं, सीएसआईआर में वैकेंसी आती हैं, तमाम इंस्टीट्यूट हैं। डीएसएसबी सीजीएल को फॉलो करता है डिट्टो, सेम पैटर्न, सेम वेंडर भी वही है। रेलवे में आप देख लो, जितने भी बंदे नौकरी करते हैं स्टेशन मास्टर से लेके और डीआरएम ऑफिस तक, सारे वही बंदे होते हैं जो ऑलरेडी सीजीएल की तैयारी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपन। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसका। सीजीएल का पैटर्न है वही सीएचएसएल का पैटर्न है, मोटा मोटी 19-20 का फर्क है, इसलिए मैं सीजीएल को सेंटर पॉइंट मान के आपकी तैयारी का वो बता रहा हूँ। इसी तैयारी से आपका डीएसएसबी की तैयारी होती है, ऐसे की ऐसी, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पेपर का पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस और वो सब एक ही रहता है। अपन को कोई नई बुक नहीं पढ़नी, नया टॉपिक नहीं पढ़ना है कुछ भी, बस एक हिंदी ऐड होती है डीएसएसबी में, और रेलवे में इंग्लिश कम हो जाती है। तो टियर 1 है एसएससी में, वो अभी क्वालिफाइंग नेचर में कर रखा है। तो इसमें 25-25 के 4 सेट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश। 200 नंबर का होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। 2 नंबर का रहेगा तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन के 200 नंबर हो गए। और नेगेटिव 1/4 मतलब एक क्वेश्चन की आपकी 0.25 नंबर काट लिए, 0.50 नंबर काट लिए जाएंगे। आप जब मौका दोगे अभी तो आपके नंबर नहीं आएंगे, हमारे भी नहीं आते थे, आप मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के नहीं आते। तो हताश नहीं होना है, आप स्टार्टिंग में बस मॉक देते रहो, 7 दिन में 1 दिन तो देते रहो, चाहे भले आपके 20 नंबर आए, आपको पता चलेगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। आप किसी को मत बताओ कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, जब तक अच्छे नंबर ना आए, क्योंकि डिमोटिवेशन होता है उससे। तो 130 प्लस जब नंबर आने लग जाओगे ना, तो ना तो आप अब किसी की स्ट्रेटजी देखोगे, ना किसी का गाइडेंस लोगे, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। जब तक 130 तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष होता है ना, तब तक आदमी परिपक्व हो जाता है, उसको पता रहता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे नंबर बढ़ते हैं, कहाँ से टॉपिक आ रहे हैं, कौन से छोड़ने हैं। तो ये यहाँ पे आके आप मतलब मैच्योर हो चुके होगे। टियर 2 का जो तैयारी है वो पहले एक ही पेपर, 2 पेपर होते थे हमारे टाइम पे, मैथ और इंग्लिश के अलग अलग 200 नंबर के। अभी पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है 2023 से। तो मैथ और रीजनिंग का एक सेगमेंट आता है, इंग्लिश और जीके का एक सेगमेंट आता है। मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, जैसे स्क्रीन पर मैंने साइड में लिख रखा है ये सारी चीज़ें। और 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं, 30-30 मिनट मिलती हैं। तो मैक्सिमम आप सोचो कि 20 मिनट में आप रीजनिंग निपटाओ 30 क्वेश्चन, और 40 मिनट में आप 30 क्वेश्चन मैथ के निपटाओ। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 60 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें वही 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, ठीक है। इसके बाद अपन नीचे चले इंग्लिश वाले सेगमेंट पे। इंग्लिश में भी 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की रहेगी, 1 घंटा टाइम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार बढ़ चुके हैं, आपके 75 क्वेश्चन हो चुके होते हैं। 75 क्वेश्चन है, लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं तो इनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। 25 क्वेश्चन जीके के, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के। इंग्लिश में सारा खेल वोकैब का है, किसी टीचर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पर सारा कंटेंट फ्री पड़ा है। इस प्रकार आपके 180 तो सेगमेंट बन के हो गए, और 210 आपके सेगमेंट 2 के हो गए। टोटल मिला के आपके 390 नंबर होते हैं, जहाँ से आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद एक सेगमेंट और आता है जो 2024-23 में बहुत बच्चे इसमें फेल हुए थे, कंप्यूटर का सेक्शन। इसमें आपको क्या करना है, पास होना होता है। इसमें बेसिक MS वर्ड, MS ऑफिस जो बच्चे तैयारी करते हैं नवोदय केंद्रीय विद्यालय वगैरह की,
नॉन टीचिंग पोस्टों की, वो सबको पता है कि बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभार टफ पेपर आ जाता है, तो तैयारी अच्छी करके जाएँ। उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है। टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट मांगते हैं वो, लेकिन घर पे आपकी 40 वर्ड पर मिनट ठीक ठाक पैसेज में आ जानी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे हाथ कांपते हैं और डेफिनेटली एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों ही गिरती हैं वहाँ पे। तो रूम पे 40 आनी चाहिए आपकी, वहाँ पे जाके 30-35 आराम से निकाल ले जाओगे आप। और टाइपिंग जब आपकी पहले से रेडी रहती है ना, तो कॉन्फिडेंस रहता है। मैं अपना एक कहानी सुनाऊँ तो 2017 की बात है। एक वैकेंसी थी दास ग्रेड 4, जिसको अभी JSA बोलते हैं। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें शायद 22 तारीख को रिजल्ट आया और 26 तारीख या मतलब 3 या 4 दिन का समय दिया था मैं टाइपिंग के लिए। और खुदा न खास्ता जहाँ पे मेरी टाइपिंग हुई थी उसके पास में ही मैं अभी पोस्टेड हूँ, जहाँ पर हम एग्ज़ाम कराते हैं। लेकिन मैं उस वैकेंसी के थ्रू पोस्टेड नहीं हूँ, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। तो टाइपिंग मेरी अच्छी थी, मैं टाइपिंग में पास हो गया था। 1400 बच्चे हम लिए थे, तो हम 400 बच्चे ही टाइपिंग में पास हो पाए थे, क्योंकि 4 दिन में उन्हीं की टाइपिंग क्लियर हुई थी जिनकी पहले से थी। ठीक है, तो इससे पहले से चीज़ें क्लियर रखते हैं ना, तो अपन ज़्यादा फ़ायदा रहता है। आपका जो CGL में अभी तक मैं सिनेरियो देख रहा हूँ 2016 से, आप 340 का स्कोर रखो अपना, चाहे कट ऑफ भाड़ में जाए कितनी जाती है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई ना कोई पोस्ट अलॉट हो जाएगी और अच्छे नंबर आएंगे तो उस हिसाब से मनपसंद पोस्ट मिल जाएगी। आपका पहला टारगेट होना चाहिए, पहले पोस्ट लो, फिर ड्रीम पोस्ट के लिए लड़ो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलें अपन। कैसे और कहाँ से शुरू करें? 8 से 9 महीने का आपका पहले माइंड सेट कर लो। ये डिसीजन ध्यान रखना आपका खुद का होना चाहिए। कल को इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, रिजल्ट होंगे, परिणाम होंगे, वो आप खुद झेलने के लिए तैयार रहें। डिमोटिवेटेड नहीं रहें कि यार मेरे को किसी ने गाइड कर दिया या मैं किसी के बहकावे में आके तैयारी करा। आप सेल्फ एनर्जेटिक रहें कि मैंने डिसीजन लिया है, मैं इसको करके ही मानूंगा। ठीक है, ये किसी पे थोपे ना कि मैंने यार इसके कहने में आ गया। तो ऐसे एनर्जी मिलेगी कि यार मैंने ही डिसीजन लिया, मेरे को करके दिखाना है। चाहे 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे, मैं करके दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं नौकरी जरूर लूँगा। ठीक है, इसमें अगली लाइन मैंने इसलिए यही लिख रखी है, पहले टारगेट करें, पोस्ट लें कहीं पे भी, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी एग्जाम के थ्रू, फिर अपने ड्रीम पोस्ट के लिए लड़ते रहें। ठीक है, मन बना लिया है तो बस करना है। सिलेबस कंप्लीट करो, एग्जाम की तैयारी मत करो। ठीक है, मैथ कंप्लीट, मतलब मैथ में वही परसेंटेज सब जगह आनी है, वही GK सब जगह आनी है। इसमें ऐसा नहीं कि CISR में अलग से आ रही है, DSSB में अलग से आ रही है, सब रिपीट होती हैं एक दूसरे के लिए। डेली का रूटीन बनाओ, वीकली टाइम टेबल बना के चलो अपना, कि मेरे को 15 दिन में पॉलिटी खत्म करनी है, 15 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी है। ऐसे कर करके आपकी 3-4 महीना में एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, जहाँ से आपके 110 प्लस नंबर आना चालू हो जाएंगे मॉक टेस्ट में। अब अपन डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज मैथ कहाँ से पढ़ें। जैसे मैथ में मैंने बहुत समय दे दिया था बेवकूफ़ी में और हार्ड क्वेश्चनों में लगा रहता था। जैसे आप अगर जो कोई सीनियर बंदा देख रहा होगा उसको पता होगा, SSC CGL 2017 का एग्ज़ाम 2 फरवरी और 19 फरवरी को बहुत टफ आया था। तो उस टाइम मतलब आउट ऑफ द सिलेबस कैट के जो क्वेश्चन थे, जो बहुत टाइम लेते हैं, वैसे क्वेश्चन आए, तो मैं क्वांटम कैट को उठा और CDS के पेपरों को लगा रहा था। ऐसा वो बेवकूफ़ी नहीं करनी है आपको। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आने चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर अगर आपका गलत हो रहा है तो दिक्कत है, हार्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, आपकी रैंक रुक सकती है, सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो ट्राई करें आप 12वीं ग्रेजुएशन तो सबने कर ही रखी है, 12वीं तो ट्राई करें 25 क्वेश्चन रोज़ पढ़ें मैथ के यूट्यूब से, और उनका सॉल्यूशन देखें और बस पेन चलाएं। कोई आपको 25 में से 25 नहीं आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पढ़ें 25 क्वेश्चन, स्क्रीन पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं आ रहा तो उसको पढ़ें एक बार पूरी लाइन को, कहना क्या चाहता है, फिर उसको सॉल्यूशन देखें। तो रोज़ 25 क्वेश्चन जब करोगे ना, तो आपकी पूरी मैथ रोज़ रिवाइज होगी, और जब 8 महीने रोज़ मैथ रिवाइज होगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी होंगी। तो मैं 25 क्वेश्चन आप रोज़ पढ़ा करो, और ये मैं बताऊंगा कहाँ से पढ़ा करो। एक बलराम सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, जयपुर में एक नियन कोचिंग चलती थी पहले, उसके वो फैकल्टी हैं। उन्होंने क्या कर रखा है, धर्मा करके मैथ चैनल है, धर्मा मैथ सर्वे, आप रोज़ 25 क्वेश्चन करें। अभी उन्होंने रेलवे के भी डाल रखे हैं, SSC की सारी शिफ्ट वाइज डाल रखी हैं, तो 25 क्वेश्चन लेके रोज़ बैठ जाया करें, उसको करें। और जो आपकी तैयारी साइड बाई साइड चल रही होगी टॉपिक वाइज, वो तो तैयार रखें ही, साथ में आप 25 क्वेश्चन मैथ के रोज़ लगाएं। 25 क्वेश्चन को करने में आपको 30-40 मिनट लग सकते हैं। सॉल्यूशन देखोगे रोज़ रोज़, तो फिर धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होगा और आप फील करोगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बस डाटा चेंज हो रहा है। टॉपिक बाइज, जैसे स्टार्टिंग में परसेंटेज से चालू कर दो। परसेंटेज में आपको सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए, 1 से लेके 1/20 तक के, उल्टे सीधे सारे। ठीक है, और पहाड़े याद कर लो 30 तक के, और पहाड़े तो 30 तक याद कर ही लो, रीजनिंग में भी काम आते हैं, है ना। ऐसा करके मैथ रीजनिंग सबसे पहले परसेंटेज चालू करो, फिर रेशियो प्रपोर्शन। इससे क्या है ना, आप क्वेश्चन को रेशियो में तोड़ना सीख जाओगे। फिर मिक्सचर एलिगेशन के बाद फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट CISI,
ऐसे करके सीक्वेंस बना लो टॉपिक्स का। अब एडवांस का ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है। पहले क्या होता था, 100-200 क्वेश्चन, जब 200 नंबर की जब मैथ आती थी 100 क्वेश्चन, तो एडवांस का बहुत बड़ा वेटेज था। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है मैथ को, सब सब्जेक्टों को इक्वल टाइम देना है। एडवांस मैथ के लिए पवन सर का यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से टॉपिक वाइज आप पूरी मैथ पढ़ सकते हैं। और आप अर्थमेटिक भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने पवन सर से ही पढ़ी, मैंने तो सारे टीचरों से पढ़ी हुई है। ये हमारे आदरणीय गगन सर, ये सब हमारे साथ के ही हैं, मतलब, है ना। तो उस टाइम यूट्यूब तो इतना था नहीं। अर्थमेटिक नेहरा सर से पढ़ सकते हैं आप, उन्होंने चैनल बना रखा है, मतलब चैनल पर पूरी लिस्ट है। ईजी मैथ विद नेहरा सर, ईजी मैथ विद नेहरा सर के नाम से एक चैनल है उनका, ईजी मैथ विद नेहरा सर, है ना। ये डाउनलोड सर्च कर सकते हो। आपको इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो गगन सर की प्ले लिस्ट से पढ़ सकते हैं फ्री में। आदित्य रंजन सर की प्ले लिस्टें पढ़ सकते हैं फ्री में। एक इवन कोचिंग करके सर थे, भूतेश सर, उनसे पढ़ सकते हैं आप। अभिनय सर ने पूरा डाल रखा है, वहाँ से पढ़ सकते हैं आप। पैसे से कुछ भी नहीं खरीदना है, सब फ्री में पढ़ा हुआ है, डेडिकेशन चाहिएगा बस आपका, ठीक है। और धर्मा मैथ से आपको 25 क्वेश्चन रोज लगाने, आपको फिर मजा आने लगेगा कि मैं सब क्वेश्चन निकाल ले जा रहा हूँ, और फिर मॉक देने में भी मजा आएगा आपको। तो इस प्रकार आपकी ये मैथ की स्ट्रेटेजी है। ज़्यादा से ज़्यादा पेन चलाना है, ठीक है। यूट्यूब पे बैठ के सॉल्यूशन देखना नहीं है आपका। जब तक पेन नहीं चलेगा और ये खोपड़े नहीं चलेगी ना, तो आपका पेपर में काम नहीं करेगा दिमाग। आपको बस यूट्यूब से गाइडेंस लेना है, यूट्यूब से सॉल्यूशन देखने हैं, बाकी पेन खुद से ही चलाना है। और इंग्लिश में सारा खेल वोकैब का है। जैसे कि मैं बता दूं आपको मोटा मोटी, 25 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 2 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, 2 वन वर्ड हो गए, 2 ईडियम हो गए, ठीक है। 6 क्वेश्चन तो फ्री फोकट के हो गए, इसमें कोई टीचर की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पकड़ो, हनुमान चालीसा की तरह लेके बैठ जाओ और रटो, ठीक है। और फिर फिल इन द ब्लैंक भी वोकैब ही है एक तरीके का। PQRS में कोई टीचर की जरूरत नहीं है, आपको खुद से पता होना चाहिए। 2-3 यूट्यूब पर वीडियो देख लो कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करते हैं, क्या क्या इनकी ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स। और उसके बाद पैसेज भी आपका वोकैब पे बेस रहेगा। वोकैब कैसे इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिक पैसेज क्लियर हो जाएगा, स्पेलिंग टेस्ट हो जाएगा। ऐसे करके 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे वोकैब पे निर्भर होते हैं और आपके अंडरस्टैंडिंग पावर पर है, तो उसमें कोई टीचर आपकी हेल्प नहीं करेगा। रही आपके 7-8 क्वेश्चन ग्रामर के, जिसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर, बस ये 2 रहते हैं, जिसको आप 100 गोल्डन रूल पढ़े हुए हैं, या तो रानी मैम के 100 गोल्डन रूल पढ़ रहे हो आप, है ना। 60 रूल है शायद उनके, 6-6 घंटे की 3-4 वीडियो है रानी मैम के, या फिर निमिषा बंसल मैम है, उनके आप 100 गोल्डन रूल पढ़ सकते हो, ठीक है। और वोकैब के लिए आप रोज़ टारगेट बना लो। एमबी पब्लिकेशन में जो वन वर्ड और ईडियम दे रखे हैं वही पढ़ने एमबी पब्लिकेशन से बस आपको। बाकी उसमें बाकी फ्रेज व्रेज नहीं पढ़नी। फ्रेज जब पढ़नी जब हमारी तैयारी बहुत हाई लेवल की पहुंच जाए, जब पहले बेसिक क्लियर करना है। और पिनेकल में जो प्रीवियस ईयर की वोकैब दे रखी है शिफ्ट वाइज, उसके 4 ऑप्शन आपको क्लिक करने चाहिए। 4 ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा 7-8 शिफ्ट कर लोगे, जबकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वापस। SSC में, DSSB में, इनमें जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वनडे, इनमें कोई भी वोकैब है ना वो नई आती है। 100 क्वेश्चन में से 97 या 96 क्वेश्चन वही आएंगे जो प्रीवियस ईयर किसी को एग्जाम में आए हुए हैं। 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन नए आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप बुक कौन सी ले सकते हो, नीतू मैम का वॉल्यूम 2 आता है, वो ले लो एक, तो उसमें वोकैब दे रखी है। एमबी पब्लिकेशन के स्टार्टिंग के पेज हैं, उसमें ग्रामर भी क्लियर हो जाएगी आपकी, 57 का 58 पेज रहते हैं, और उसमें वोकैब भी क्लियर हो जाएगी। ये 2 आपकी बुक हो गई, मोटी बुक है, लेकिन अपन को पढ़ने बहुत छोटे कंसाइज कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद पिनेकल की बुक है, पिनेकल की बुक है पूरी प्रीवियस ईयर की, उसको बहुत मोटी है, लेकिन उसको फाड़ लो, फाड़ के उसमें से वोकैब वाला पार्ट अलग कर लो, आपके बैग में रख लो हमेशा, और उसको वोकैब वाले पार्ट को पढ़ो, इतना सा रह जाएगा वोकैब वाला पार्ट। उसमें सिनोनिम्स एक साथ दे रखे हैं, एंटोनिम्स एक साथ दे रखे हैं, वन वर्ड एक साथ और ईडियम। पहले सिनोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम करो, एंटोनिम्स सबसे लास्ट में करना, ठीक है। ये बुक है बस, और ज़्यादा बुक नहीं पढ़नी। बार जिनके पास पिनेकल नहीं है वो ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं, ब्लैक बुक नहीं है तो पिनेकल पढ़ सकते हैं। एक ही बुक पढ़नी है, मल्टीपल बार पढ़नी, जब तक उसको एकदम रचना दो, तुम एकदम रगड़ देनी है बुक पूरी। रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, रीजनिंग में रोज़ 25 क्वेश्चन मॉक के थ्रू करो बलराम सर से। ये भी पूरी SSC वगैरह की सारी शिफ्ट उन्होंने डाल रखी है, रेलवे में क्या पूछा है, एकदम बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से फ्री पॉकेट में मिल रहा है, जो आप हज़ारों रुपये खर्च करके मार्केट में मिलने वाला है। बलराम सर हैं, उनका डालना बलराम सर प्रीवियस ईयर शिफ्ट, ऑल शिफ्ट, रेलवे सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग, NTPC के सॉल्यूशन रीजनिंग, रेलवे के सॉल्यूशन रीजनिंग, और SSC CGL के सॉल्यूशन रीजनिंग। तो बलराम सर की सारी लिस्ट बनी हुई है 30-30 घंटे की, और ये अपडेटेड सब चीज़ डालते हैं।
बस वो उसमें कुछ नहीं करना। और जो टॉपिक आपको डाउट लग रहा है उसको यूट्यूब से सर्च कर सकते हो कि मेरे को सिलोजिज्म में दिक्कत आ रही है, तो सिलोजिज्म के वीडियो देख लो। अब फिगर काउंटिंग में दिक्कत आ रही है तो उसकी वीडियो देख सकते हो, है ना। क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन आजकल आना बंद हो गया एसएससी में, तो रेलवे में नहीं ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। क्लॉक और कैलेंडर की मैंने 10-10 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर डाल रखी है मेरे चैनल पर, वहाँ से आप 10-10 मिनट में उन चैनलों को वीडियो को देख सकते हो। अब आती है जीके की, जिसमें सबसे ज़्यादा वाइड है और अथाह सिलेबस है, और इसमें जितनी मेहनत करो उतना कम है। तो अपना टारगेट रखो 15 के आसपास अपने क्वेश्चन सही हो जाएं, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे आपके मैथमेटिक्स के, सॉरी करंट अफेयर के। तो उसमें आप टॉपिक वाइज एक A4 साइज पेपर ले लो, हर साल जो रिपीट होते हैं, ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, सरस्वती सम्मान, जितने भी सम्मान है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, पूरे इंडेक्स। हर बार इंडेक्स में 1-2 का अंतर होता है, 1-2 रैंकिंग का, तो इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए हर साल के। एक्सरसाइज वो के वही रहती है, नाम वो के वही रहता है, किस देश के साथ कौन सी होती है। ऐसा स्पोर्ट्स के करंट अफेयर हो गए। तो ये आप जब बार बार पढ़ोगे ना हर एग्जाम से पहले, तो आपको रिपीट होने लग जाएंगी चीज़ें कि यार ये पढ़ के जाना बस, तो कॉन्फिडेंस आएगा। 4-5 क्वेश्चन करंट के हो गए, 3 वहाँ से सही हो जाएंगे। फिर पॉलिटी पढ़ना चालू करो, यूट्यूब पर सर्च करो पॉलिटी फॉर एसएससी एग्जाम, ऐसा करके देख लो, ठीक है। रोजगार विद अंकित सर से पढ़ लो, किसी चैनल से 30 या 35 वीडियो का कोई प्लेलिस्ट देखो जिसमें प्रस्तावना से लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पढ़ा रखा होगा, तो 30-35 वीडियो में खत्म हो जाएगा। रोज एक वीडियो देखना है आपको। ऐसे ही फिर पॉलिटी खत्म हो जाए, फिर मॉडर्न हिस्ट्री उठाओ। मॉडर्न हिस्ट्री के भी यही डालना है, मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एसएससी एग्जाम। उसमें 28 से 30 वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री कोई खत्म कर देगा, अच्छा खासा टीचर 28-29 घंटे में खत्म हो जाती है वनडे एग्जाम के लिए। सिमिलरली फिर ज्योग्राफी सर्च करना है, 28-30 वीडियो में ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। अब ये सब इतना पोर्शन हो चुका होगा ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा मॉक देने में। फिर आप डालना स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज फॉर एसएससी एग्जाम, तो उसमें अपने 30 या 35 टॉपिक होते हैं स्टैटिक जीके के, जो ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इनके ही पार्ट होते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट वहाँ से क्रक्स निकाल के रख दिया जाता है। जैसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट रामसर साइट, तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया, रामसर साइट्स हैं, यूनेस्को साइट्स हैं, तो आपको वहाँ से हिस्ट्री भी कवर होती जाएगी, किस राजा ने बनवाई थी, कहाँ अवस्थित है ये, किस लिए फेमस है, रामसर साइट्स हैं, बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, नेशनल पार्क हैं। तो ये सब आपकी ज्योग्राफी भी रिवाइज हो रही है यहाँ से, स्टैटिक जी की भी कवर हो रही है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के बैटल्स हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है, मार्लिमेंटो सुधार क्या है, भारत संसद अधिनियम 1935 क्या है। तो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का एकदम 1.5-2 घंटे का क्रक्स पढ़ लो, बीच में बैठे बैठे कहीं बोर हो जाओ तो। फिर इकोनॉमी तब पढ़नी है जब ये 3 सब्जेक्ट क्लियर हो जाए तब। इकोनॉमी में अपन को गिने चुने 5 या 6 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति, फिर मुद्रास्फीति के बाद बेरोजगारी के प्रकार, फिर पंचवर्षीय योजनाएं, जीडीपी, जीएनपी, डीडीएनपी, एनएनपी और नेशनल इनकम, ये क्या होती है, ये सब पढ़ना है बस, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। गिन्नी गुणांक वगैरह ये सब बेरोजगारी को मापने के और इन्फ्लेशन को नापने के तरीके होते हैं। इतना ही पढ़ना है। अगर इसमें साथ आता पहले नंबर, नहीं तो भाड़ में जा, अपन को नहीं करनी, इतनी करनी है। साइंस के लिए एक बुक आती है, दृष्टि आईएएस की, दृष्टि आई हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, दृष्टि आईएएस की। ये आप उसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों दे रखी हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, वहाँ से पढ़ सकते हो। बायो पूरी नहीं पढ़नी इस बुक में से, स्टार्टिंग के 3 या 4 टॉपिक पढ़ने हैं बस। उसके बाद ये टॉप जो सोर्सेज हैं आपके लिमिटेड रखना है, और एक नोट्स कॉपी रखोगे, उसको बार बार रिवाइज करना है, और मॉक लगाने, रिवाइज करना है, और आपका 200% सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है और प्रॉमिस है। बस इसको डेडिकेटली फॉलो करो। राकेश यादव सर की आप मैथ की बुक ले आओ, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। प्रीवियस ईयर भी ले आओ, ताकि आप जब यूट्यूब से पढ़ोगे तो खुद से पेन भी तो चलाना है, और क्लास नोट्स भी ले आओ, ठीक है। जैसे आप टॉपिक वाइज यूट्यूब से पढ़ोगे तो उसको वहाँ से पढ़ते चले जाना, ताकि नोट्स ना बनाने पड़े आपको ज़्यादा। मैंने इंपॉर्टेंट एक वीडियो बना रखी है एडवांस मैथ के, जो ज्योग्राफी, जो ज्योमेट्री के जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनकी मैंने वीडियो डाल रखी है। पुरानी है लेकिन देख लेना, कहीं पड़ी होगी उसमें चैनल पे। उसमें से ज़्यादा बाहर क्वेश्चन जाते नहीं, वो उस टाइम के जब 200 नंबर का वेट हो जाता था तब मैथ का एसएससी में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन है। मेहनत करो और सारे फॉर्म भरते रहो जो एसएससी को फॉलो करते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। मैं खुद दिल्ली हाईकोर्ट में सेलेक्ट हुआ था, जब ऐसे सेलेक्ट हुआ था। सब एसएससी का दिया हुआ है। मैं आज भी नौकरी कर रहा हूँ, वो एसएससी सीजीएल की तैयारी की ही नौकरी की बदौलत ही नौकरी कर रहा हूँ। हालांकि मैं टेक्निकल पोस्ट में हूँ, उसमें टेक्निकल सिलेबस भी था मेरा, नॉन टेक भी था, तो नॉन टेक ने मेरा साथ दिया भरपूर, और टेक्निकल तो अपना था ही, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। कोई भी डाउट आए अपने आप को मोटिवेटेड रखो। संघर्ष है, सरकारी नौकरी है, तो बाद में मज़े भी हैं, और रेपुटेशन भी है, समाज में इज्जत मिलती है, और 8 पे कमीशन आने वाला है अभी, तो सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ी जाएगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करो, बिंदास रहो, टेंशन नहीं लेने का जीवन में, ठीक है। राधे राधे।